नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अर्थात कोई किसी का कितना भी बुरा चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है जो भगवान को मंजूर हो। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया रूठे सो रूठे, बस भगवान ना रूठे। अगर भगवान आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सब बातें कपिल देव जी के साथ हुई एक घटना से सच साबित होती हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि कपिल देव जी बता रहे थे कि उन्होंने थ्रू आउट करियर हवा की डायरेक्शन में बॉलिंग की, यानी कि जिस दिशा में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में उन्होंने बॉलिंग की। परंतु 91-92 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब अजहरुद्दीन कैप्टन थे तो उन्हें पहली बार हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बॉलिंग करने को कहा गया। कपिल देव जी ने बताया कि टीम का नंबर 1 बॉलर हमेशा हवा की डायरेक्शन में ही बॉलिंग करता है। जैसे 10 नंबर की जर्सी टीम का नंबर 1 प्लेयर पहनता है, ठीक उसी तरह से टीम का नंबर 1 बॉलर, टीम का जो सबसे फास्ट बॉलर, सबसे अच्छा बॉलर, उसी डायरेक्शन में बॉलिंग करता है जिस डायरेक्शन में हवा बह रही हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हम अगर विंड डायरेक्शन में ही साइकिल चलाते हैं तो हमारे साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर हम हवा के अगेंस्ट साइकिल चलाते हैं तो हमारी साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर हम हवा की डायरेक्शन में बॉलिंग करेंगे तो बॉलर की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर हम हवा के अगेंस्ट बॉलिंग करेंगे तो हवा की स्पीड बॉल की स्पीड कम हो जाएगी। अब बॉलर्स का मानना है कि हायर द स्पीड हायर विल बी द स्विंग, मीन्स अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो स्विंग भी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए जो टीम का प्राइम बॉलर होगा, जो नंबर 1 बॉलर होगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फेवर मिले, उसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिले और वो कंडीशंस का प्रॉपर यूज़ कर सके। इसलिए टीम के नंबर 1 बॉलर को उस डायरेक्शन से बॉलिंग करवाई जाती है जिस डायरेक्शन में हवा बह रही हो। परंतु ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कपिल देव जी बताते हैं कि वो नंबर 2 प्लेयर हो गए थे और मनोज प्रभाकर जी नंबर 1 प्लेयर बन गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उससे 2-3 सीरीज़ पहली, ऑस्ट्रेलिया दौरे से 2-3 पहली जो सीरीज़ थी उसमें कपिल देव जी फ्लॉप रहे थे। वो अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए थे, जबकि मनोज प्रभाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, इसलिए वो नंबर 1 बन गए थे और कपिल देव जी नंबर 2 बन गए थे। उससे पहले क्योंकि कपिल देव जी हमेशा नंबर 1 प्लेयर रहे, नंबर 1 बॉलर रहे, इसलिए वो हमेशा हवा की दिशा में ही बॉलिंग करते आए। कपिल देव जी ने बताया कि टीम का नंबर 1 खिलाड़ी उस डायरेक्शन में बॉलिंग करता है जिस डायरेक्शन में हवा बह रही हो। तो ऐसा करके अजहरुद्दीन ने बिना बोले यह कह दिया कि कपिल देव अब टीम के नंबर 2 बॉलर हैं और मनोज प्रभाकर जिनसे उस डायरेक्शन में बॉलिंग करवाई गई वो टीम के नंबर 1 बॉलर बन गए। दोस्तों, कपिल देव और मनोज प्रभाकर के रिश्ते तो जग जाहिर हैं। अगर मनोज प्रभाकर की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो यही कहता, नहीं कपिल भाजी, आप ही नंबर 1 हो, आप नंबर 1 थे, आप नंबर 1 रहेंगे, इसलिए उस डायरेक्शन से आप ही बॉलिंग करवाइए। परंतु मनोज प्रभाकर जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने उस डायरेक्शन में, यानी हवा की डायरेक्शन में ही बॉलिंग शुरू कर दी। दोस्तों, मनोज प्रभाकर जी के बारे में तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके कपिल देव जी से अच्छे रिश्ते नहीं थे। परंतु अजहरुद्दीन जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कहना मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर कपिल देव जी ने बताया कि उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और 2-4 ओवर के बाद उन्होंने अपनी कुछ एडजस्टमेंट के बाद लय हासिल कर ली। कपिल देव जी ने बताया कि उस सीरीज़ में उन्होंने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 28 विकेट्स लिए
27 या 28 विकेट्स उन्होंने लिए, जो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और वो भी इस लिहाज से क्योंकि पिछली 2-3 सीरीज़ में कपिल देव जी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर जी को कपिल देव को नीचा दिखाने के लिए एक मौका मिल गया। परंतु इस अच्छी परफॉर्मेंस से अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर और बाकी आलोचकों के मुंह पे ताले लग गए। तो दोस्तों, यहाँ अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि किस तरह अजहरुद्दीन ने अनजाने में कपिल देव जी को नीचा दिखाने के चक्कर में उनकी मदद कर दी। दोस्तों, यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि मैं पेशे से एक कमर्शियल पायलट हूँ। विंड इफ़ेक्ट्स, विंड नेचर, हवा की डायरेक्शन, हवा का बहाव, प्रेशर, ये सब पढ़ाना हमारा पेशा है। क्लासरूम में थ्रू आउट करियर हमने इस चीज़ को स्टडी किया है। क्रिकेटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब स्टडी करें, बुक्स क्लासरूम से वो दूर ही रहते हैं। तो दोस्तों, अजहरुद्दीन, कपिल देव, मनोज प्रभाकर, इन सबको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे विंड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँगा जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली क्रिकेटर्स और बेसबॉल प्लेयर्स के लिए। जैसे रिवर्स स्विंग की साइंस ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी हैं, बॉलर्स को नई स्किल दी है, जिससे नया कंपटीशन प्रोड्यूस हुआ और हेल्दी कंपटीशन की वजह से क्रिकेट को नई ऊंचाइयां मिली। ठीक उसी तरह से जब बॉलर्स इस विंड इफ़ेक्ट को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो क्रिकेट को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। कैप्टन बॉलर की कैपेबिलिटी, उसकी स्पीड और विंड डायरेक्शन को देखकर प्रॉपर एंड से बॉलर से बॉलिंग करवाएंगे। दोस्तों, जब बॉलर्स इस विंड इफ़ेक्ट को यूज़ करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा स्विंग मिलेगी या एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी, जिससे बैट्समैन को परेशानी होगी और बॉलर्स को एक्स्ट्रा विकेट्स मिलेंगे। दोस्तों, यह विंड इफ़ेक्ट इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर कपिल देव जी को इसकी प्रॉपर नॉलेज होती, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती, तो वो अपने थ्रू आउट करियर में टेस्ट क्रिकेट में 450 क्रिकेट के आसपास की बजाय 750 850 विकेट्स लेते और इवन 1000 विकेट्स तक भी ले जा सकते थे, क्योंकि उनका कोई कंपटीटर टीम में नहीं था। उन्हें अकेले ही बॉलिंग करनी पड़ती थी। अगर फेवरेबल कंडीशंस होती थी तो कहते हैं कि वो 10-10, 12-12, 15-15 ओवर का स्पेल किया करते थे। एक तरफ से स्पिनर्स और दूसरी तरफ से कपिल देव जी अकेले ही लगे रहते थे। ऐसे में अगर उन्हें इस विंड इफ़ेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती तो वो उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाते और वो 1000 विकेट या 800-900 विकेट्स तक बड़े आराम से ले जाते। दोस्तों, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि एक फ़ास्ट बॉलर, जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर जो 145, 150 या 155 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करता है, जैसे शोएब अख्तर, ब्रेटली, डेल स्टेन, जो जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर हैं, उन्हें हवा की डायरेक्शन में बॉलिंग करनी चाहिए, तो उनके लिए बेनिफिट होगा। पर जो मीडियम पेसर जैसे कपिल देव और मनोज प्रभाकर और ये अर्शदीप सिंह और ये जितने भी इंडिया के बॉलर्स हैं तकरीबन मीडियम पेसर हैं, क्योंकि इंडिया के पास जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं होता। अगर कोई होता भी है तो 1-2 सीरीज़ के बाद वो मीडियम पेसर बन जाता है। तो यह मीडियम पेसर्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ कि जो जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं हैं, जो मीडियम पेसर्स हैं, अराउंड 130 to 140 बॉलिंग करते हैं, उन्हें हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बॉलिंग करनी चाहिए। इससे उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसा कि कपिल देव जी को मिली उस सीरीज़ में। जब उन्होंने हवा के अगेंस्ट बॉलिंग की तो पिछली 2-3 सीरीज़ से जो वो फ्लॉप होते आ रहे थे, अचानक ही उन्हें उस सीरीज़ में 27-28 विकेट मिले 5 मैचों में। और उससे पहले जो मनोज प्रभाकर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बॉलिंग करते आ रहे थे और नंबर 1 का तगमा ले गए थे, वो उस सीरीज़ में फ्लॉप हो गए, क्योंकि वो हवा की डायरेक्शन में बॉलिंग कर रहे थे तो दोनों मीडियम पेसर, कपिल देव भी और मनोज प्रभाकर भी। बट जब अजहरुद्दीन ने अनजाने में उस डायरेक्शन से बॉलिंग करवा दी तो उनको बेनिफिट हो गया।
कपिल देव जी को इसका बेनिफिट मिला। 2-4 आवर्स के बाद उन्होंने अपनी लय हासिल करी और 28 विकेट ले लिए। तो यह कोई चमत्कार नहीं, ये एक एडिशनल बेनिफिट था जो उन्होंने हवा से लिया। ये आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये टेक्निकल क्या पॉइंट था, ऐसा क्या रीज़न थे। दोस्तों मुझे यहाँ पे हैरानी इस चीज़ से हुई जब कपिल देव जी ने बताया कि उन्होंने थ्रू आउट करियर हवा की डायरेक्शन में बॉलिंग करी। तो इसका मतलब ये है कि कपिल देव को तो ये बात नहीं मालूम थी कि वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में बॉलिंग करेंगे तो उन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। तो कपिल देव के साथ साथ उनके कैप्टन्स जिनके कैप्टनशिप में उन्होंने बॉलिंग करी, जैसे सुनील गावस्कर जी हो गए, बिशन सिंह बेदी जी हो गए, तो इसका मतलब है उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। दोस्तों अगर कपिल देव जी थ्रू आउट करियर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बॉलिंग करते तो उनके 400 450 विकेट की बजाय 750 850 विकेट्स होते। सोचिए ये एक कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों इस विंड इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो ज़्यादा डिटेल में होगा। उसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी। जिसने मैथ्स फिज़िक्स साइंस नहीं पढ़ी उसे भी वो समझ आएगी, तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं होगी। एक सिंपल किसान, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी लैंग्वेज में और इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि वो सबको समझ आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आने वाले वीडियो में मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि इस विंड इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि अगर एक बॉलर 120 to 140 किलोमीटर पर आवर्स के बीच में बॉलिंग कर रहा है तो उसे अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करनी है, जिससे उसे एक्स्ट्रा स्विंग मिलेगी, जिससे एक्स्ट्रा विकेट्स मिलेंगे जैसे कपिल देव जी को मिले। और अगर कोई बॉलर 140 150 या उससे ऊपर बॉलिंग कर रहा है, 140 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ऊपर बॉलिंग कर रहा है, तो उसे विद द विंड, यानी कि जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उसी डायरेक्शन में बॉलिंग करनी है, जिससे उसे एक्स्ट्रा विकेट्स मिलेंगे। 140 to 145 के बीच में एक बफर स्पेस है जिसमें किसी भी एंड से बॉलिंग की जा सकेगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्पीड, नेचर ऑफ द पिच, नेचर ऑफ द विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, और जो बैट्समैन जिसे वो बॉलिंग कर रहे हैं उसके क्या कंडीशन है, मैच की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यह उन प्लेयर्स के पास पहुंच सके जिनके लिए ये ज़रूरी है, ये इफ़ेक्ट जानना ज़रूरी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह उन पुराने प्लेयर्स तक, जैसे कपिल देव जी, मनोज प्रभाकर जी और भुवनेश्वर कुमार जी जैसे दिग्गजों के पास भी पहुँचे, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से इस विंड इफेक्ट को नोटिस कर सकें, अपनी नई टेक्निक्स फाइंड आउट कर सकें जो क्रिकेट के लिए हेल्पफुल होंगी, जिससे क्रिकेट एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और दर्शकों को इसका फ़ायदा मिले। आने वाले वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूं कि पूरा डिटेल में बताऊंगा, टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।